ये वो दौर था जब लोग अज़्यूम करते थे कि यार शायद इंटरनेट धोखा है, यहाँ से पैसे आते ही नहीं। इस फ़ील्ड में हमेशा से इतना पैसा रहा है, सिर्फ़ अवेयरनेस की कमी है। लोगों को गाइडेंस नहीं है, लोग स्पैमिंग की तरफ चले जाते हैं और बहुत से ऐसे काम कर देते हैं जो नहीं करने वाले होते, प्रोहिबिटेड होते हैं। तो मतलब दोस्तों ने आपको डसा जॉब करता है ना, उसके ज़हन में किचन इनकम का बड़ा डर है। तो वो कहता है कि मैं अगर जॉब करूँगा मेरी सैलरी नहीं आएगी, मैं घर का राशन पानी ये किस तरह चलाऊँ? बड़ा खौफ में है। और इस टाइम जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, हर बंदा इस चीज़ में है कि मेरी जो पैसिव इनकम है वो आती रहे। किसी कंपनी के साथ अटैच हों, वहाँ से एक्सपीरियंस लर्न करें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें और किसी ऐसे फ्रेश आइडिया पे काम करें कि जो आउटबर्स्ट हो। एप्स वर्सेस गेम्स, कहाँ पे जूस ज़्यादा है, कहाँ पे इनोवेशन का रूम ज़्यादा है और कहाँ पे पैसा ज़्यादा है? बट आप जब भी इस फील्ड में आए तो प्रॉपरली 6 महीने 1 साल का प्लान करके आएँ, क्योंकि अब वो मार्केट ऐसी नहीं है कि आपने आज ऐप गेम लॉन्च की और कल से आप जो है वो पैसे कमा रहे हैं। जो ये ऐप डेवलपमेंट है, इसके लिए कोई स्किल सेट रिक्वायर्ड है या कोई मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास है वो भी इस फील्ड में आ सकता है और अर्न कर सकता है? आप लोगों को Exactly. बंदा चाहिए, और वो जो बंदा आप लोगों को जिस स्किल सेट में चाहिए उस स्किल सेट को एस्पायर करने वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्हें क्या सीखना है टू अचीव दैट स्पेसिफिक स्किल सेट। तो उसमें यही है, जो जिन लोगों का कोडिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है वो कोडिंग को ही परस्यू करें और जो डिज़ाइनिंग की तरफ है उनको कोडिंग में नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि वो उसको नहीं कर सकते। फिर उनके लिए उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है। वेलकम टू लोकल टॉक्स एपिसोड नंबर 2। आज हमारे गेस्ट का नाम है मलिक मोहम्मद नासिर अवान, जो एक आईटी कंपनी रन कर रहे हैं एपोलॉजिक्स के नाम से, जिसमें वो ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह की बेतहाशा सर्विसेज। आए उनसे पूछते हैं कि उनकी ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बारे में और उनकी जर्नी क्या है। जी नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नासिर है। मैंने एजुकेशन वाइज़ एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। मुझे आईटी की फ़ील्ड से शुरू में से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैंने आईटी की फ़ील्ड को लेके ही आगे कैरी ऑन किया, बट मुझे एजुकेशन वाइज़ मैंने फाइनेंस किया हुआ है। तो ये बैक इन 2008 की बात है। हम लोगों ने इंटरनेट उस टाइम पे डायल ट्यून वाला मॉडेम वाला आता था, टीटी वाला। तो उससे हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस टाइम इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती थी, बहुत से चैलेंजेस थे। तो उस वक़्त आईटी का इतना ज़्यादा शौक था कि हम लोग देखते कि उस वक़्त इतना स्कोप नहीं था, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो हम लोगों ने अपना स्टार्ट ब्लॉगिंग से किया और इस तरह से मैं 2008 में 2008 में। तो उस वक़्त मैं जो है थोड़ा-सा मुझे कंप्यूटर्स का जब इंटरेस्ट बना तो मैंने लैंग्वेजेस की तरफ भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट लिया। तो उस टाइम इंटरनेट था लेकिन बहुत लिमिटेड एक्सेस था हमारे पास, हमारे इस घर में इंटरनेट की उस तरह स्पीड नहीं थी। तो मैं जो विंडोज़ के हेल्प पेजेज़ होते हैं उनका सोर्स कोड देख के बीच में से एचटीएमएल देखता था, सीएसएस देखता था और उसकी कमांड को समझता था ये कैसे काम कर रहा है और किस तरह से। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वेबसाइट एक वेब पेज बनता है, फिर वो लाइव होता है। सर्वर्स का इतना आइडिया नहीं था कि सर्वर कैसे होता है, क्या काम करता है। ऑफ़लाइन ही सारा काम होता था मोस्टली। क्योंकि वो दौर बता रहा हूँ आपको कि जब एक 5 एमबी का सॉन्ग डाउनलोड करना भी एक बड़ी अचीवमेंट होती थी। फिर कोई वेबसाइट ऐसी होती नहीं थी जहाँ से सॉन्ग वगैरह आप डाउनलोड कर सकें या कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकें। अपनी आईएसपी एक होती थी, मुझे अपनी याद है। आईएसपी थी, वो लेटर ऑन स्टेज पे आई, उनसे डाउनलोड हो जाता था। 5 एमबी का एक गाना डाउनलोड करते हुए शायद आपको घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए। इतना टाइम वो आराम से ले लेता था क्योंकि बिल्कुल स्पीड जो थी आपकी केबीज़ में होती थी। तो उस टाइम हमने स्टार्ट किया, फ्रीलांस का थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया। पहला प्रोजेक्ट मैंने 2008 में किया जो कि एक वेबसाइट का था और वेबसाइट में रिस्पॉन्सिव करना था, मोबाइल रेडी उसको। उस टाइम पे रिस्पॉन्सिव का भी कॉन्सेप्ट नया-नया था और बहुत से मतलब ऑब्वियसली इंटरनेट दुनिया में तो हो रहा होगा लेकिन पाकिस्तान में ज़रा लिमिटेड था। तो वो उन्होंने काफ़ी डेवलपर से बात की, जो मेरे दोस्त थे एक ऑनलाइन ही मैं उनसे कनेक्ट हुआ। ऑर्किटेक्ट प्लेटफ़ॉर्म होता था। ये पाकिस्तान में ही थे ये भी, या ये ये भी इंटरनेशनल पाकिस्तान क्लाइंट में थे? थे लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं जिस तरह आजकल अपवर्क है, उस टाइम पे वी वर्कर थी, ईलांस थी वेबसाइट और रेंट ए कोडर, इस तरह की वेबसाइट्स थी काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांस की। तो उन वेबसाइट्स के ऊपर वो प्रोजेक्ट हंट करते थे और आगे फर्दर फिर वो लोगों को देते थे, डेवलपर से करवाते थे। मतलब वो काइंड ऑफ बिज़नेस डेवलपर थे और बिज़नेस डेवलप करते थे लेकिन प्रोजेक्ट जो था वो किसी टेक्निकल टीम मेंबर से करवाते अच्छा, थे। आपने एमबीए किया बट आईटी की तरफ कैसे मतलब? बस ये एक इंटरेस्ट की चीज़ है क्योंकि हर बच्चे का किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। मेरा शुरू से ही आईटी की फ़ील्ड को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसा मैंने बताया कि हमने पहला कंप्यूटर भी 2008 के करीब हमने खरीदा, तो वो भी बड़ा लड़-लड़ के अम्मी-अब्बू से एक कंप्यूटर खरीदा, फिर उसके ऊपर गेम्स का शौक, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती थी उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता था। तो अपनी पढ़ाई एजुकेशन वाइज़ चलती रही क्योंकि वो घर वालों का प्रेशर था कि आप फाइनेंस में करें, उस टाइम बूम था एमबीए फाइनेंस का, एमबीए करें, तो वो बड़ा स्कोप है। तो उस टाइम पे हमने एमबीए किया लेकिन साथ-साथ मैंने अपना पैशन जो है वो भी जारी रखा। तो पहला प्रोजेक्ट मैंने फिर वो किया रिस्पॉन्सिव का, वो मैंने 1-2 ट्राइज़ की, मेरे से नहीं हुआ, फिर मैंने
अल्टीमेटली उसको कर दिया। जब मैंने किया वो 5,000 से 8,000 का था आई गेस, तो ये मेरा पहला फ्रीलांस का प्रोजेक्ट था और और इस मेरे लिए वक्त आप बड़ी एमबीए भी कर रहे थे साथ साथ? उस टाइम मैं ये कॉलेज के दौर की आपको बात कर रहा हूँ, ये एमबीए से पहले का है। तो मैं जब कॉलेज में था तो साथ मैंने ये प्रोजेक्ट भी किया, फिर मेरे इसी तरह रेफरेंस बने, फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते थे क्योंकि वो ऑनलाइन बिड करते थे और उसी की बेस पे प्रोजेक्ट आता था और फिर वो आगे तो रेगुलर इनकम काम। आपकी डॉलर्स में होती थी, लोकल करते थे प्रोजेक्ट या इंटरनेशनल? दोनों है, क्योंकि जब तक मैं किसी उन बंदे के साथ लिंकअप रहा हूँ तो मुझे वो पाकिस्तानी रुपीज़ में करते रहे। फिर जब मैंने खुद भी काम करना शुरू किया तो फिर ओबियसली फिर डॉलर्स में पेमेंट आती थी। उस टाइम पे भी पॉइनियर जो था वो पाकिस्तान में एक ओनली पेमेंट का मेथड होता था या वायर होता था। तो पॉइनियर भी बड़ी मुश्किल से फिर वो कार्ड रिसीव होना उसका एक बड़ा टेक्निकल और लंबा प्रोसीजर था। तो बहरहाल हमने पॉइनियर का कार्ड बनाया, फिर अपनी भी प्रोफाइल्स एस्टेब्लिश की और हमने अच्छा काम किया। उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते थे, $100 की वेबसाइट बनती थी उस टाइम पे और $100 भी बहुत समझे जाते थे। ये वो दौर था जब लोग अज्यूम करते थे कि यार शायद इंटरनेट धोखा धोखा है, यहाँ से पैसे आते ही नहीं। फिर हमने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो उसमें गूगल से एडसेंस का अर्निंग मॉडल एक आ गया सामने। ब्लॉगिंग कब स्टार्ट किया आपने? ये 2009-10 की ही बात है कि हमने उस टाइम पे ब्लॉगिंग का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि हमने वेबसाइट्स का काम थोड़ा बहुत सीख लिया, कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए। अब हमारा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया कि यार ये चीज़ ऐसी है जो वर्कआउट कर रही है। तो फिर गूगल से पेमेंट हमें बनती हुई नज़र भी आना शुरू होगी। तो थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, यार नहीं एक्चुअल में वर्क करता है। बहुत से लोग पूछें यार गूगल से क्या वाक़ई आपको पैसे आते हैं? तो हम खुद भी एक मतलब अनसर्टेनिटी थी कि यार वाक़ई क्या आएँगे या नहीं आएँगे, बट काम शुरू कर दिया क्योंकि कुछ लोगों को देखा था कि वो इससे अर्न कर रहे हैं। तो हमने भी अकाउंट बनाया और स्टार्ट में कुछ गलतियाँ भी की, जैसे अपने एड्स के ऊपर खुद ही क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन में 40-40, $50-50 बनाए और साथ पूछ रहे हैं कि यार आपके कितने बने? वो क्लिक मतलब एक दिन में 100 ट्रैफ़िक है और 1000 क्लिक हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स हमने की, अकाउंट्स भी उड़े, लेकिन फिर हमने उसको समझे कि ये चीज़ इस तरह से वर्कआउट नहीं करती। तो फिर हमने प्रॉपर्ली जो है वो काम अच्छा, अपने ऐड स्टार्ट पे कर खुद दिया। क्लिक करने से फायदा नहीं होता? नहीं, करना नहीं चाहिए, ट्राई भी ना कीजिएगा, क्योंकि उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है और वो उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि गाइडेंस की कमी बहुत ज़्यादा रही है पाकिस्तानियों क्लिक को। करने से क्या पैसे बनते थे, क्या होता था? क्लिक से आपके पैसे बनते हैं एक्चुअल में, बट देखें गूगल क्योंकि वो एक किसी लिमिटेड एरिया में काम नहीं कर रहा, वो एक पूरी दुनिया को देख रहा है। जब उसे पता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में किसी एक स्पेसिफिक टाउन से या इन स्पेसिफिक आईपीज़ जो है उनसे 1000 क्लिक आ रहा है, जो कि एक अलर्ट वाली पोज़ीशन है कि वो ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकती। तो एक्चुअल में जो इसकी फ़ॉर्मूलेशन बनती है वो ये है कि 1000 बंदा आए तो शायद 1-2 बंदा क्लिक करता हो। तो ऐसा तो नहीं कि 10 बंदे आए और 1000 क्लिक कर दें। हाँ। तो वो ऑब्वियसली उनको एक क्लिक कर जाता है, तो एक बंदा बंद और कर पैसे दिया उन्होंने? उन्होंने अकाउंट बंद कर दिया। लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे फिर हमने न्यू अकाउंट्स बना लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि यार इस तरह से नहीं, एक्चुअल में काम करके जेन्युइन ट्रैफ़िक आएगी तो उस पे होगा। तो हमने जब स्टार्ट किया ब्लॉगिंग से, उसमें हमने काफ़ी किस्म की ब्लॉगिंग की, उसमें हमने आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह डालना शुरू किए। कुछ आईटी से रिलेटेड हाउ टूज़ लिखना शुरू कर दिए, ट्यूटोरियल्स वगैरह। उनके ऊपर ट्रैफ़िक आना शुरू हो गई। उस टाइम पे बहुत से और भी इंडस्ट्री के लोग थे जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक ब्लॉग का बहुत ट्रेंड था। प्रो पाकिस्तानी भी जिस तरह ये उस टाइम से ही स्टार्ट हुए हैं। तो वो लोग भी लिखते थे बड़ा प्रॉपर्ली, उन्होंने अच्छा कैरी ऑन किया। हमने भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें की। फिर हम मूव ऑन हो गए, इसी में कोटेशंस और इस तरह की चीज़ें थी जो इमेजेस को रैंक करती थी। हमने कुछ उस साइड पे चले गए क्योंकि वो क्विक रैंक हो जाती थी। हम लोग गूगल इमेजेस में अपने आप को क्विकली रैंक कर लेते थे। ये बात दोबारा समझाएं, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, वो इस तरह था कि हमारे पास कुछ जब भी टाइम करते हैं तो कोई कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आपको कोई एक टेक्नीक मिल जाती है जिससे आप रैंक बहुत अच्छा हो जाते हैं। रैंक का क्या मतलब है? रैंक का मतलब है कि गूगल में आपके रिजल्ट्स जो हैं वो पहले पेज पे और फर्स्ट पे आए हैं। तो ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट रिजल्ट पे हैं तो आपको क्लिक्स भी ज़्यादा पड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को रैंक कर लेते थे कि हम पहले पेज पे आ जाते थे, इमेजेस में आ जाते थे और बहुत क्विकली आ जाते थे। मतलब ओवर द स्पैन ऑफ 1 वीक। और क्योंकि गूगल भी इतना मैच्योर नहीं था, उसमें भी कुछ बग्स थे ऐसे कि वो लिस्ट कर देता था, कीवर्ड डेंसिटी थी, बहुत सी चीज़ें थी जिनको हम लोग करके तो रैंक कर लेते थे। फिर हमने एक ब्लॉग बनाया, मल्टीपल बनाए और उनसे अच्छी अर्निंग भी की। जब उसमें दिसंबर का टाइम होता था तो अर्निंग बूस्ट हो जाती थी। मतलब अगर आप उस दौर में जितनी अर्निंग आप महीने पे बना रहे हैं दिसंबर के हफ्ते में, फिर इवन कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब बिल्कुल क्रिसमस का टाइम आता है तो आप एक दिन में उतनी अर्निंग बना लेते हैं जितनी एक महीने में थी। कितने फिगर की बात कर रहे हैं आप? उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी फिगर थी। मतलब मतलब आप कितने? इमेजिन भी लाख करेंगे, रुपया, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 कह लाख? सकते हैं आपके लाख रुपया ऑन एवरेज उस स्टोर में एक अर्निंग। दिन में? एक दिन में नहीं, मतलब मंथली था, लेकिन आप एक दिन में जब स्पाइक आएगा तो ऑब्वियसली आप $200-300 तो आराम से स्कोर कर जाते थे। तो लेकिन अगर आपके मल्टीपल डोमेन्स हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उतना ज़्यादा ही स्कोर कर सकते हैं। इस फील्ड में इतना पैसा है? इस फील्ड में हमेशा से इतना पैसा रहा है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। लोगों को गाइडेंस नहीं है, लोग स्पैमिंग की तरफ चले जाते हैं और बहुत से ऐसे काम कर देते हैं जो नहीं करने वाले होते, प्रोहिबिटेड होते हैं।
और उस वजह से फिर रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सी चीज़ें आपने कभी सोचा कि आप खुद अर्निंग कर रहे हैं तो आप लोगों को भी सिखाएं और लोग भी अर्न कर सकें? एग्जैक्टली हमारा तो शुरू से एक मॉडल ही है कि हमने जब भी सीखा है तो नॉलेज को शेयर करना ही सबसे बड़ी है। मैंने अपने टाउन के बहुत से लोग हैं उनको स्टार्ट करवाया ब्लॉगिंग। मैंने अपना जब ब्लॉग किया तो मैंने कोई 10-15 बंदों को स्टार्ट कराया, प्रॉपर्ली उनको गाइड किया, ब्लॉग बना के दिया, स्टार्ट किया। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने मेरी चीज़ें उठा के तो गूगल में डालना शुरू कर दी और अल्टीमेटली फिर जब रैंकिंग की बात आई तो आपकी रैंक्स डाउन हो रहे हैं। ऑब्वियसली आप जब दूसरे किसी को कर रहे हैं, आपकी वेल रिसर्च्ड है, एसईओ आपने की हुई है, आपके अच्छे आर्टिकल हैं, तो अगर आपका दोस्त आपकी आर्टिकल टाइटल और हर चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट डाल रहा है अपनी वेबसाइट पे, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली दोनों स्पैम होंगे। लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो आपसे ऊपर रैंक हो जाए, तो इस तरह नुकसान भी हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ने आपको डसा है? नहीं कह सकते हैं कि देखें, बात सिर्फ गाइडेंस की है कि उनको शायद यही ठीक लगा कि यार यही एक तरीका है, इस तरह से करना चाहिए रेदर के कोई नई चीज़। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करते हुए देखते हैं तो आपको फिर एक अपना सोचना पड़ता है, एक सोच की कमी होती है, तो लोग जो चीज़ देखते हैं उसी को कॉपी करने की कोशिश करते So this was during 2010. हैं। जी ये 8 से 10 का टाइम है और अप टू 11-12 तक हम लोग ब्लॉगिंग ही करते रहे, क्योंकि ये मेरी एजुकेशन का टाइम था और मैंने एमबीए 12 और से 13 के बीच में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ था। एमबीए करके आपको ये वाला प्रेशर नहीं आया कि अब एमबीए कर लिया, पढ़े लिखे हो गए, अब जॉब करो? और बिल्कुल एग्जैक्टली तो जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया तो फिर फैमिली प्रेशर आया कि आपने, उस टाइम मेरी अर्निंग पैसिवली चल रही थी 50,000 के करीब चल रही थी अर्निंग, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बड़ी अच्छी अर्निंग थी। तो आई रिमेंबर 50,000 यूज्ड टू बी हाँ अ बिग नंबर। या बिल्कुल। तो लेकिन घर वालों का प्रेशर था कि आप जो है वो जॉब करें, तो कुछ अपना भी माइंडसेट था कि जॉब जो है वो इसी की करनी चाहिए, साथ बिजनेस अगर करना है तो आईटी का। कुछ अवेयरनेस नहीं थी तो हमने बात मान के एक कॉर्पोरेट कंपनी में अप्लाई कर दिया और वहाँ पे जॉब मेरी होगी और बहुत ही जूनियर पोजीशन भी हुई। और वहाँ पे भी बहुत से मसले मसाइल थे। जब मैं गया तो आईटी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वहाँ सैप एसएपी जो है वो इम्प्लीमेंटेड था और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो फ्लॉज थे, ओरेकल से वो शिफ्ट कर रहे थे और इस तरह के मसले मसाइल थे। तो जब मैं वहाँ पे गया, ये आईटी कंपनी थी जिसमें आप गए थे? नहीं ये एक कॉर्पोरेट थी जो कि बेवरेज इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। तो और आपका रोल भी आईटी रिलेटेड नहीं था? मेरा आईटी रिलेटेड नहीं था, मेरा कुछ लिंक था क्योंकि सॉफ्टवेयर के साथ लिंक था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। वो एक आईटी हैंडलिंग टाइप की मोर और लेस जॉब थी। तो उस तरह का काम था जिसमें हमने फाइनेंस में थोड़ा सा सपोर्ट करना होता था और फिर साथ में सप्लाई चेन की भी बहुत सी चीज़ें दे दी गई। कुछ काम तो वो बिल्कुल डाटा एंट्री टाइप का था कि कुछ चीज़ें आपने डाटा एंट्री की तरह भी, मतलब ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है उसमें तो आपने एक डाटा तरह से पंचिंग ख्वाब में हालात बीच में आड़े आ गए। कह सकते हैं असल में। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी थी कि जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आपको डिसिप्लिन, आपको एक पंक्चुअलिटी, वो चीज़ें, एक विजन, एक पैशन आपको नहीं मिलता जब तक आप किसी कॉर्पोरेट में जाके आप देखते नहीं हैं कि काम, मशीनरी काम कैसे करती है। जॉब करने का अल्टीमेट मकसद कोई लर्निंग था या अल्टीमेटली एक प्रेशर था फैमिली की जॉब ही करनी है? ये सारी चीज़ें थी क्योंकि जब भी आप जॉब करते हैं उस टाइम अर्निंग भी ओबियसली एक मकसद था कि फ्रीलांस में कुछ ये मसले मसाइल आ जाते थे कि कभी हम लोग बहुत अच्छी 3-3 महीने की अर्निंग एक साथ आ जाती थी और कभी ऐसे होता था कि बिल्कुल अर्निंग जो है वो डिप मार जाती थी, 2-2 महीने मतलब ब्लैंक आउट हो जाता था। स्टेबल इनकम तो नहीं स्टेबल इनकम की तलाश में फिर हमने कोशिश की कि थोड़ा सा जॉब की तरफ जाएँ तो वो, लेकिन अल्टीमेटली अर्निंग के साथ-साथ उसमें ये था कि लर्निंग भी बहुत अच्छी रही। आपको पता चला यार 50-100 लोग इकट्ठे काम कैसे करते हैं, फिर उनको ड्यूटी रोस्टर कैसे काम करता है, पंक्चुअलिटी क्या चीज़ होती है। क्योंकि जब मैं गया, मुझे याद है जब मैं इनिशियली कंपनी में गया तो पहली चीज़, मेरे जो मैनेजर थे वो लम से पढ़े हुए थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो उन्होंने थोड़ा, उनका एक्सपीरियंस अच्छा था तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए मुझे बिठाया। मैंने देखा सारा काम सैप का, मुझे समझ आया मेरे लिए, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड था तो मुझे थोड़ा सा आसान लगा और बहुत आसान लगा क्योंकि वो काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर हैंडलिंग थी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। तो मैं उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन की टीम थी उसको भी समझ रहा था। तो बहरहाल जब मैं स्टार्ट में गया तो उन्होंने मुझे बिठा दिया कि आप ये देखें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। तो मुझे पहला पूरा हफ्ता उन्होंने कोई काम नहीं दिया और मैं मतलब तंग आ गया बैठ बैठ के कि यार मुझे कोई काम दे दें। कहते नहीं, आप पैशन, सब्र रखें कि आप जो है ना पेशेंस के साथ एक चीज़ में रहें। तो पहला जो उन्होंने लेसन मुझे दिया वो सब्र था कि ये लड़का स्टे करता भी है या नहीं। 1 हफ्ता उन्होंने मुझे काम ही नहीं दिया। अब जब मैं वहाँ पे बैठा तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मैंने यहाँ बैठ के काम करना है। मतलब उससे मुझे थोड़ा-सा ये एक सुकून मिला, वरना मैं बहुत ना कोशिश कर रहा था तेज़-तेज़ कुछ काम करूँ, भागूँ। तो जॉब में फिर इस तरह की बहुत सी चीज़ें कि आपने 9 टू 5 करना है या आपने बैठना है, तो फुल टाइम देना है, फुल टाइम में क्या-क्या चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, आप कितना काम कर सकते हैं। तो वो एक पंक्चुअलिटी, एक डिसिप्लिन आपका बिल्डअप होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी फ़ील्ड में। अगर आप अपना काम भी कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये जॉब से कंपनी तक का सफर, ये क्या मतलब, ये एकदम कोई सान्या पेश आया, ये क्या हुआ? मैंने कंपनी में काम किया तकरीबन 3 साढ़े 3 साल
और मेरा थ्रू आउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मुझे बहुत इख्तलाफ था, मैं पसंद नहीं भी आई। मतलब उनका कल्चर, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेट टाइप का कल्चर था। तो फिर आउट ऑफ सडन मेरे जो सीनियर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू भी किया, वो कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डिज़ास्टर हो गया, तो उसकी वजह से उनको सडनली, मेरे इमीडिएट रिपोर्टिंग क्योंकि वही थे, तो उन्हें सडनली जो है वो फायर कर दिया गया। हालाँकि उनका उसमें कसूर भी नहीं था। तो मुझे उनकी जगह पे प्रमोट करके असिस्टेंट मैनेजर कर दिया गया। अब आई वाज़ थिंकिंग कि यार अगर एक सीनियर बंदा जिसमें उसका कसूर भी नहीं है और उसका इतना एक्सपीरियंस है, वो 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, तो वो बंदा आउट ऑफ नोवेयर एकदम उसको फायर कर दिया गया, तो मेरी जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? तो वो ऐसा टाइम था कि मैंने प्लान किया, घर वालों से डिस्कस किया और मैंने सडनली वहाँ से रिज़ाइन पुट कर दिया। मुझे अच्छी सैलरी भी ऑफ़र हुई, मुझे उन्होंने मतलब प्रमोट करने के अलावा उन्होंने और भी डिपार्टमेंट्स का भी कहा और आपको प्रमोट कर देंगे, ऐसे बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे ऑफ़र की। लेकिन चूँकि मैं ये देख चुका था कि यहाँ काम करने से मेरा टाइम ही वेस्ट होगा, इससे कई गुना बेहतर है कि मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ। तो ये ऐसा पॉइंट था कि मैंने वहाँ से स्विच का सोचा। स्विच का नहीं, इनफैक्ट मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और मेरे पास आगे कोई प्लान नहीं था कि मैं कहीं जॉब करूँगा, कहीं अप्लाई करूँगा या क्या मेरा आगे फ्यूचर प्लान होगा। जस्ट मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि मुझे इस फ़ील्ड से ना अब मेरा दिल भर चुका था और मैं आईटी में वापस आना चाहता था। तो तो वहाँ से वापस जब मैं आया, तो अब मैं कुछ अर्सा तो रेस्ट किया, फिर सेविंग्स बहुत लिमिटेड सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि साथ के साथ थोड़ा-सा आदत ऐसी है कि साथ के साथ खाते-पीते हैं, तो वो सेविंग को बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो घर से मैंने फिर काम हल्का-फुल्का स्टार्ट किया, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया कि अब क्या करना चाहिए। ब्लॉगिंग का टाइम तो ओवर हो चुका था, क्योंकि बहुत से लोग उसमें घुस चुके थे, स्पैमिंग स्टार्ट हो गई थी और नए बच्चे जो थे वो चीज़ें कॉपी कर लेते थे फ़ौरन से, तो आप अल्टीमेटली डी रैंक हो जाते थे। तो वो ऐसा स्टेज था कि जिसमें हम इस थिंकिंग प्रोसेस में थे कि अब कोई नई चीज़ की जाए। ऐप्स गेम्स उस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट थी। तो ये बात है 2015 के अराउंड। फिर हमने ऐप्स गेम्स के ऊपर काम स्टार्ट किया और सेल्फ टॉट ही था। ऑनलाइन ही देखा, 1-2 दोस्तों ने कुछ थोड़ी बहुत हेल्प की कि कंपाइल कैसे होती है ये वो। तो मेरे वही दोस्त जिनके साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट हुआ, शिवी, वो उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ क्योंकि वो टाउन फेलोज़ ही हैं, करीब ही रहते हैं, एक लोकेलिटी में। तो उनसे मेरा राब्ता हुआ, उनसे मैंने डिस्कस किया कि इस तरह से है और लकीली उनका भी कोई 1-2 प्रोजेक्ट कोलैप्स हुए थे और वो भी अभी फ्री थे इन दिनों में। वैसे तो वो बहुत मसरूफ़ थे और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और तो ये हमारा थ्रूआउट दिस टाइम आप लोग कनेक्टेड थे आपस में? बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कनेक्टेड थे। जो 3 साल थे इसमें मैं कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज था। तो मैंने अपना, समझ लें कि आईटी का सारा चीज़ें जो थी वो नियर टू ज़ीरो कर दी हुई थी। बिल्कुल मैंने उनको छोड़ दिया हुआ था। तो वो एक मेरे लिए समझ लें कि ब्लैकआउट टाइम है आईटी की फ़ील्ड का, कि मैंने उस टाइम पे बिल्कुल भी आईटी का काम नहीं किया। ऑब्वियसली मुझे करना चाहिए था, बट कॉर्पोरेट जो होती हैं वो आपको ऐसे एंगेज कर देती हैं कि आप कोई दूसरा काम करने का सोचते नहीं हैं। आपको लगता है शायद यही मेरा पैशन है और यही मेरी ज़िंदगी है और जो सही मतलब पैसा भी आप हो। कहते हैं कि कोई जो बंदा जॉब करता है वो एक पिंजरे में कैद है। कह सकते हैं कि वो कैद अगर नहीं है, तो उसको सोचना चाहिए किसी स्टेज पे कि मतलब ऑब्वियसली अगर अच्छी जॉब है तो आप कैरी ऑन करें उसे। अगर आपकी सैटिस्फैक्शन है, आपका जिस तरह अभी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, वो आपको एक बिज़नेस से ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट भी देती हैं, पीस ऑफ माइंड भी देती हैं। तो ऐसी जॉब में तो आप ज़रूर परस्यू करें। बहुत से लोग हैं आजकल जो जॉब करते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आता है, वो कंफ्यूज्ड है कि हम जॉब करें, बिजनेस करें, जॉब करें, बिजनेस करें। आप क्या समझते हैं कि जो एक बंदा जॉब, क्योंकि आप इस स्टेप से गुजरे हैं कि एक जॉब करने के बाद आप एक कंपनी आपने इस्टेब्लिश की है, तो क्या इंसान जो जॉब करता है उसके लिए क्या एक प्लस पॉइंट्स होने चाहिए कि बिजनेस की तरफ मूव करे या वो जॉब ही करता रहे? आई थिंक अब तो शायद 90% लोग जो जॉब कर भी रहे हैं ना, वो भी यही सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे शिफ्ट करूं, कैसे जॉब से हट के मैं अपना काम शुरू करूं। ऐसे असल में हर बंदे का टेम्परामेंट बिज़नेस का शायद ना हो, तो आप दोनों फील्ड से समुंदर में ना उतरें। क्योंकि आप थोड़ा-सा टेस्ट कर सकते हैं जॉब के साथ, अगर आप समझते हैं तो आप थोड़ा-सा टेस्ट करके देख लें कि क्या आप बिज़नेस के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो तो आप कैरी ऑन करके देख लें। क्योंकि जब मैंने छोड़ा तो मुझे, मतलब बाद में मुझे पछतावा भी हुआ कि मैंने आउट ऑफ नोवेयर एकदम से रिज़ाइन पुट किया। उन्होंने मुझे नोटिस पीरियड का रिक्वेस्ट की कि आप ये कर दें हमें ताकि अल्टरनेट, तो मैंने वो भी नहीं किया क्योंकि मैं डिसऑर्ड हो चुका था। मैंने इमीडिएट किया और मुझे उसमें मतलब सैलरी कट वगैरह भी, तो मैंने मतलब इमीडिएट करना था तो मैंने इमीडिएट ही कर दिया। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं या कोई भी बंदा प्लान इस तरह का कर रहा है जॉब स्किप का, तो उसको पहले प्रॉपर्ली प्लान आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो एक डर है ना, वो फिर आपको काम करने से, एक मतलब बेसिकली जो इतने जॉब करता है ना उसके ज़हन में किचन इनकम का बड़ा डर है, तो वो कहता है कि मैं अगर जॉब करूंगा मेरी सैलरी नहीं आएगी, मैं घर का राशन पानी ये किस तरह चलाऊं, क्योंकि एक पाकिस्तानी माइंडसेट बड़ा खौफ में है। और इस टाइम जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, हर बंदा इस चीज़ में है कि मेरी जो पैसिव इनकम है वो आती रहे,
तो इस टाइम क्या वो सोचे और वो स्टेप्स ले ताकि मैं कहूँ कि यार मैं जॉब ना करूँ और जाके अगले दिन ही अपना काम शुरू करूँ? देखें, जॉब आपको किचन इनकम ही दे सकती है, आपकी दौलत इकट्ठी नहीं हो सकती। पैसे आपके इकट्ठे होते हैं जब आपको बल्क में या सडनली कोई पैसे आएँ, आउट ऑफ नोवेयर एकदम से आपकी स्पाइक्स आएँ। मतलब आप जॉब कर रहे हैं, लेट्स से 5 लाख पे भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब से 50 लाख मिल जाएगा एकदम से, कभी भी नहीं मिल सकता। आप 5 लाख के सर्कल के साथ, और फिर जॉब के साथ आपका सर्कल ऐसा बाउंड होता है कि अगर 5 लाख सैलरी है, तो आप 5 लाख के साथ ही आपके एक्सपेंसेस बिल्डअप हो गए। तो बिज़नेस में थोड़ा डिफरेंस है, हो सकता है आप 5 लाख 2 महीने, 3 महीने आप बिल्कुल ही ड्राई जाएँ, डार्क आपका बिल्कुल लो टाइम। लेकिन आप फिर अगले महीने, अगले 2 साल की अर्निंग जो है वो आप 1 महीने में भी कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली बिज़नेस टू बिज़नेस वैरी करता है, और आईटी में तो इसका हुस्न ही है कि आप जो है वो बहुत इंटरनेशनल मार्केट को टच कर रहे होते हैं। कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आप जितना कमाना चाहते हैं आप कमाएँ। अब तो डॉलर्स है, पाकिस्तानी करेंसी वैसे ही इतनी डीवैल्यू है कि आप अगर थोड़े से भी डॉलर्स कमा रहे हैं तो वो आज के लिए बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे 100 का डॉलर होता था, 80 का डॉलर होता था। आज आप देखें तो नियर टू 300 है। तो आप अगर $100 भी कर रहे हैं स्कोर, तो आप पाकिस्तान में एक पैसिव इनकम कमा रहे हैं, एक स्टूडेंट के लिए अच्छी अमाउंट है। तो ये जो पोटेंशियल है, ये जो इतना ज़्यादा गैप है और इतना पोटेंशियल है, क्या ये वो वजह है कि आपने इतने धड़ल्ले से रिज़ाइन कर दिया? असल में मेरा मकसद उस टाइम पे अपने पैशन को फ़ॉलो करना था। मतलब मैं अपनी सैप था वहाँ पे, आईटी से रिलेटेड ही चीज़ थी, मुझे उससे सैटिस्फैक्शन भी काफ़ी थी, मैं उसमें सीखा भी, डिप्लॉयमेंट के प्रोसीजर भी देखे। लेकिन मुझे मतलब उसमें एक सुकून नहीं था, और मुझे लग रहा था कि मैं सारी ज़िंदगी शायद यही करता रह जाऊँ और स्केल ना कर सकूँ। मतलब जो आपका एक चीज़ है कि आप सोचते हैं यार मैं एक अर्ली रिटायरमेंट ले लूँ और रिलैक्स हो जाऊँ और मैं एक अच्छी कंपनी बिल्डअप करूँ जहाँ पे एक अच्छा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो। तो वो एक चीज़ जो थी ना, उसने मुझे हमेशा से मेरे अंदर कहीं छुप के बैठी हुई थी, और मैं 3 साल उसको दबाता रहा हूँ। मतलब आप एक आज़ाद परिंदा थे और आप पिंजरे में कैद थे और आप उड़ना चाहते थे। कह सकते हैं, मतलब हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है। मैं ये चाहता था कि मैं एक अच्छी कंपनी रन करूँ, अच्छी टीम के साथ बिल्डअप करूँ और आईटी में ही कुछ करूँ, और ऐसा करूँ कि जो ऑटोमेट हो और प्रोडक्ट टाइप का हो, सर्विस टाइप का ना हो, प्रोडक्ट हो, जो पैसिवली ठीक है, आपको। सो यू फाउंड द टाइम टू फ्लाई और फिर आपने जॉब क्विट की। जब आपने बिज़नेस में स्टेप इन करना था, आपने बताया कि आपने पहले कुछ नॉलेज सेट अपना इम्प्रूव किया, आपको लगा कि उस वक़्त ये वाला काम नहीं करना, ऐप्स का आपको लगा कि इस वक़्त ज़्यादा पोटेंशियल है। ये आपने कैसे गेज किया कि अब आपको अपना जो टाइम है वो ऐप्स पे सर्व करना है? ये कैसे पता चला कि आगे फ्यूचर में ऐप्स ने ज़्यादा हाइप पकड़नी है, या उसी वक़्त पकड़ चुकी थी हाइप और उस पे फिर आपने जंप इन किया? असल में ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी आर&डी पे। हम क्योंकि थोड़ा-सा आईटी से टच थे, तो हम लोग पढ़ते रहते थे आर्टिकल्स भी, अभी क्या चीज़ वर्कआउट कर रही है। सेकेंडली, हमेशा हमारी सोच ये रही है कि हम लोग ऐसा काम करें जो आसान करना ना हो आईटी में। मतलब यही आपकी बिज़नेस सक्सेस भी हो सकती है, कि आप ऐसे काम कीजिए, क्योंकि हर बंदा, आप जब वेबसाइट की बात करते हैं, तो हर स्टूडेंट, हर लड़का वेबसाइट बनाने पे चला गया, वो चीज़ स्पैम होगी। इसी तरह ब्लॉगिंग में गए तो ब्लॉगिंग स्पैम होगी। तो उस टाइम मैंने जब आर&डी की, मैंने अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो मार्केटिंग में अच्छे थे, मैं टेक्निकल था, तो टेक्निकली मैंने देखा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे बनाना बहुत टफ है, हर ये बंदा नहीं कर सकता। पार्टनर आपके उस वक़्त मतलब शुरू से आपके साथ कोई दोस्त था जो पार्टनर था, या पार्टनर आपने उस वक़्त कोई किसी को बनाया? नहीं, ये मेरे वही दोस्त हैं जो जिनके साथ मैंने पहला फ्रीलांस का प्रोजेक्ट किया 2008 में। तो वो अपना, उनके साथ मैंने मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जिसमें शॉपिंग कार्ट से लेके, क्योंकि मैं खुद भी पीएचपी का डेवलपर रहा हूँ, लारावेल और पीएचपी में। जॉब से और पहले जब आप फ्रीलांस कर रहे थे? एग्ज़ैक्टली, और मैं उसके बाद भी करता रहा हूँ। जब मैंने ये छोड़ा है तब भी मैं आज भी, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कोडिंग से रिलेटेड मैं करता हूँ खुद। तो उस टाइम मैं जब था, तो मैंने उनके साथ बहुत प्रोजेक्ट किए थे, तो हमारा एक अच्छा आपस में कोलैबोरेशन थी। तो लेकिन जब जॉब पे गया तो फिर हमारी कोलैबोरेशन काफ़ी कम हो गई। इवन मैंने उनके काफ़ी बंदों को ट्रेनिंग्स भी दी, सिखाया भी वर्डप्रेस की चीज़ें, वेबसाइट की चीज़ें, प्लगइन डेवलप करना, थीम डेवलप करना। कितने एम्प्लॉय से स्टार्ट किया आपने जो जो कंपनी स्टार्ट की? जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी कंपनी में जस्ट मैं और मेरे पार्टनर ही थे, कोई भी और नहीं था। तो हमने इनिशियली जो स्टार्ट है वो हमने घर से किया, और घर से काम करते रहे तकरीबन हम 5 टू 6 मंथ जो है वो हमने घर से काम किया। हमने मतलब एक डिसीजन म्यूचुअली ले लिया। पहले मैं कभी उनके घर चला जाता था, वो कभी आ जाते थे, तो हमने मिलके ये डिसाइड किया कि यार हम लोग एक काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ अकाउंट्स हैं, कुछ उनके नाम पे अकाउंट बनाए, कुछ अपने बनाए। तो इस तरह से करके हमने घर से काम किया। अकाउंट का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे गूगल डेवलपर अकाउंट है, जिसमें आप गेम या ऐप पब्लिश कर सकते हैं, प्लस उसमें एडसेंस या एडमॉब के अकाउंट्स हैं, जिसके अंदर अर्निंग आपकी बनती है। तो वो जो अकाउंट्स थे वो हमने म्यूचुअली कुछ उनके नाम पे बना दिए, कुछ मेरे नाम पे। तो 5 टू 6 मंथ में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, क्योंकि हम उस टाइम पेस हमारी बहुत अच्छी थी, और हम लोग जो है
एक वीक में एक ऐप जो थे वो कर लेते थे अप्रॉक्सीमेटली, इससे जल्दी भी कर लेते थे। डेवलप कर रहे थे कंपनी आप? थे या मशीन थे कि एक हफ्ते में एक ऐप? उस वो टाइम इतना अच्छा था कि आपने जस्ट ऐप बनानी होती थी, तो हमें बहुत बड़ी ऐप के ऊपर काम हम करते नहीं थे, छोटी-छोटी ऐप्स के ऊपर करते थे, जिसमें प्रैंक की ऐप्स होती थी, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड ऐप्स होती थी, बहुत सिंपल सी थी, जिसमें मतलब एजुकेशनल सबसे पहले हमने बनाई ऐप्स, उसमें 1 2 3 सिखाने वाली नंबरिंग की ऐप्स थी, अल्फ़ाबेट्स की ऐप थी। ये आप एप्स डेवलप कर रहे थे? जी, ऐप डेवलप कर रहे थे। उसमें कुछ हम लोग की रिसोर्सेज़ नेट से भी लर्निंग ट्यूटोरियल वगैरह देख लेते थे, लेकिन वो एक्लिप्स होता था एक, जिस तरह आजकल एंड्रॉइड स्टूडियो, इस तरह आईडीई एक है, उसके ऊपर हम लोग काम करते थे एक्लिप्स के ऊपर। तो उसमें बहुत से बग्स थे, बहुत से मसाइल थे, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी, बट उसमें ऑन एवरेज 1 हफ्ते में एक ऐप हम लोग बना लेते थे। डिज़ाइनिंग प्लस ईच एंड एवरीथिंग खुद ही करते थे। और शिबी जो थे मेरे साथ पार्टनर, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे। मार्केटिंग से फिर वो उसकी टाइटलिंग है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ब्लॉगिंग का काम किया हुआ था, तो एसईओ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। तो हमारी सक्सेस ये रही है कि हम लोग रैंक बहुत अच्छी जल्दी कर लेते थे। मतलब विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, हम लोग उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू उसको रैंक बहुत अच्छा कर लेते थे। ये रैंकिंग की बात हो रही है जो प्ले स्टोर पे रैंकिंग जी, होती है? प्ले स्टोर में भी रैंकिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी हमारे जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी ऐप्स बनी हुई हैं, आप वो प्ले स्टोर में सर्च करें तो वो आ जाती थी कितनी नंबर ऐप्स 1 पे। बना चुके हैं अभी तक, और ऐसी कोई ऐप्स हैं आपकी जो मिलियंस में जा चुकी हैं? जी बिल्कुल हैं, हमारी काफ़ी ऐप्स हैं जो मिलियन प्लस हैं, और काफ़ी गेम्स भी हैं जो मिलियन प्लस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसका आपकी जो ऐप है वो अगर मिलियन पे जाती है तो कितना रेवेन्यू आप अर्न कर लेते हैं मिलियन ऐप इसमें होने? कोई एक फिगर देना टफ है, क्योंकि उसमें आपकी ऑडियंस पे डिपेंड कर रहा होता है, ऐप की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, और इस तरह के बहुत से फैक्टर हैं, बट एक लेमैन एस्टिमेट जो है वो आप कह लें कि 700 से लेके 2000 $3000 तक बना देती है। पर मंथ? नहीं, ओवरऑल, मतलब अगर आपकी ऑडियंस जो है वर्ल्ड वाइड है और पाकिस्तान और इंडिया की ज़्यादा। ओवरऑल 1 मिलियन डाउनलोड हो तो ओवरऑल $1000 बस हाँ, बनेगा? 1000 से $2000 है, अगर आपकी ऑडियंस जो है वो लोकली है यहाँ की, पाकिस्तान, इंडिया और इन कंटेंट के। अगर आपकी यूएस बेस्ड है, कोई ऐसा कीवर्ड है आपका या कोई ऐसी रैंकिंग है जो यूएस में होगी, तो फिर आप इसको काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब वो फिर इससे काफ़ी ज़्यादा। आपने ऐप से कितना की रेवेन्यू कमा लिया होगा? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कमाया। उस टाइम पे जो जब हमने स्टार्ट किया तो शायद शुरू के 1 साल के अंदर ही हमारा टारगेट, हमने जो एक ऐसा टारगेट सेट किया था जो हम मतलब एक जस्ट मज़ाक में बात हो रही थी कि यार हम इतना टारगेट अचीव करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमने उसको क्रॉस किया था। और वो अच्छी अमाउंट थी उस टाइम के हिसाब से, 30,000 प्लस लाइक डॉलर्स। कितने टाइम में? 1 साल के टेन्योर में अप्रॉक्सिमेटली। $30,000 हाँ, आपने प्लस हिट उस किया? टाइम पे डॉलर की वैल्यू कम थी, मतलब आज का डॉलर ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी अमाउंट है। उस टाइम का जो था वो 100 के करीब था, 100 से 120 या 80 से 120 की रेंज में था। तो लेकिन उस टाइम के हिसाब से फिर भी बहुत अच्छे थे। तो मुझे याद है ऐसे कि हमने, क्योंकि हम गेम्स वगैरह जो बनाते हैं या ऐप्स बनाते हैं उसमें हम उसको बेच भी देते हैं। तो हमारी ऐप्स नहीं, हमने एक ऐप बेची, और उस एक ऐप को सेल करके हमने, मैंने और मेरे पार्टनर दोनों ने एक-एक गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी बहुत अच्छी नहीं थी, मैरान थी उस टाइम पे, लेकिन ऐप्स सेल हो जाती हैं? हाँ, ऐप सेल हो जाती हैं। आपका कोई भी डिजिटल एसेट, या आपकी वेबसाइट या आपकी ऐप, जो भी एक ऑनलाइन अर्निंग है प्रोडक्ट, वो सेल हो सकता है। वो आपकी अर्निंग के X6 से X10, और आजकल तो वो X30, X40 पे भी सेल हो जाता है मतलब अर्निंग पे। एक एक ऐप है जो $100 कमा रही है, हाँ, तो X40 मतलब वो $4000 की सेल है। $4000 की सेल हो सकती है, बिल्कुल। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि उसकी डेमोग्राफिक्स कहाँ के हैं? देखिए, अगर तो वो अर्निंग कर रही है $100, तो वो $100 है, चाहे वो जहाँ के भी हैं। अगर उसमें फर्स्ट टायर कंट्रीज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप यूएस में रैंक हैं और उसकी ट्रैफ़िक बहुत कम है, या वो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं भी हैं, तब भी उसका एक अच्छा रेट लगेगा। और ये रेट में डाउनलोड्स इम्पोर्टेंट होते हैं या डाउनलोड्स भी उसमें प्ले करते हैं? ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़रूरी तो डेली एक्टिव यूज़र्स ही हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं या स्टे कर रहे हैं ऐप पे, वो एक ऐसा फैक्टर है कि वो रिपीटेड अर्निंग का आपका और स्टेबल इनकम का बनता है। न्यू यूज़र्स भी काउंट करते हैं, बट ओवरऑल जो है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है बीच में। अच्छा, ये जो आपने जर्नी स्टार्ट की, तो इसमें आपने ये तो बता लिया कि आपने 1 ईयर में $30,000 टच किया, बट आप लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया? मतलब क्या शुरू में आप लोगों को किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है ऐप्स के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईटी की फील्ड ऐसी है, देखिए अभी जिस तरह आजकल बहुत सी चीज़ों का बूम है, जिसमें एक अमेज़न भी है। उसमें लोग कहते हैं आप $30,000 लगा दें, 50,000 लगा दें, तो आप इतना कमा लेंगे। ऐप्स और गेम्स का एक ऐसा काम है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट नियर टू नन है। हमने, क्योंकि हम खुद डेवलपर थे, मैं खुद डेवलप करता था, डिज़ाइनिंग भी खुद करता था, पूरा एक चीज़ जो थी वो मैं खुद ही कंपाइल करता था। तो उसमें हमारी मतलब खर्चा कुछ भी नहीं था, स्वाय एफर्ट के।
क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि उसमें आरओआई मॉडल नहीं थे। आरओआई से ये था कि उस टाइम स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा लोग स्पेंड नहीं कर रहे थे, कंपटीशन नहीं था आसान अल्फाज में। तो आपने जस्ट पब्लिश करनी होती थी, आपने उसको रैंक करवाना होता था एसईओ के थ्रू या एएसओ के थ्रू। तो वो हमने क्योंकि ब्लॉगिंग की हुई थी और हमारा एक्सपीरियंस ब्लॉगिंग में था और हम उसमें अच्छा रैंक करवा लेते थे, तो वो मोर और लेस 80-90% टेक्निक्स वही यूज़ होती हैं वेबसाइट्स वाली भी, गूगल में भी। तो उसके थ्रू ही हमने अपने आप को रैंक करवाया और तो आप आप कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं कर रहे थे उस वक्त? जी, ऐसे ही है। असल में मार्केटिंग में स्पेंड हमने किया है, बट वो इस तरह है कि जैसा $1000 अगर अर्निंग हुई है तो उसके अगेंस्ट हम $50 स्पेंड कर रहे हैं। वो भी एक जस्ट स्टार्ट के बूस्ट के लिए हम लोग करते थे, ताकि वो एक क्विक इंस्टॉल्स आते थे उससे और वो रैंक हो जाती थी। ये अभी भी ऐसा ही है, मिनिमल स्पेंडिंग पे इतना नहीं, ज़्यादा अभी रिटर्न? अभी तो मार्केट कंप्लीटली इवॉल्व हो गई है। अब तो क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग पैसा नहीं लगा रहे थे और गूगल भी आपको ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा रीच देता था। लेकिन अब ज़माना बहुत चेंज हो गया, अब तो हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब तो आप आरओआई मॉडल पे चले गए। टी-रॉस कैंपेन है, आरओआई है, मतलब आप इस तरह का मॉडल हो गया कि $1000 अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट आप 1200 या 1500 अर्न कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली आपका लाइफ टाइम में एक स्पेंडिंग मॉडल रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्पेंडिंग ना कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने एक ऐप की लॉन्च की और आप उस पे स्पेंडिंग नहीं कर रहे और आपका कंपेटिटर $1000 मंथली स्पेंड कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली $1000 आपसे आगे चला गया। उसको इंस्टॉल्स भी क्विक आएँगे क्योंकि ऑर्गेनिकली उसको बहुत से फेवर्स मिल तो जाएँगे। आप इसमें रिटर्न्स को फिर कैलकुलेट करते कैसे हैं? देखिए, उसमें यही होता है कि स्टार्ट का जब भी एक ऐप गेम लॉन्च करते हैं, हम एक उसका प्लान बनाते हैं कि इसका आरओआई मॉडल कैसे होगा और इसका ब्रेक इवन किस स्टेज पे जाके होगा। तो उसमें स्टार्ट के कुछ मंथ्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मार्केटिंग के टर्म्स में। वो ब्लीडिंग का पीरियड होता है, उसमें हम पैसे लगा रहे होते हैं, बस वापस बहुत एक मिन्यूट सी अमाउंट आ रही होती है या नहीं आ रही होती। तो फिर सेकंड थर्ड मंथ में इंप्रूव होता जाता है, फिर 5 टू 6 मंथ में, कुछ का बहुत जल्दी आ जाता है। एवरेज जो है वो 5 टू 6 मंथ में आपका आरओआई जो है ब्रेक इवन पे चला जाता है। मतलब आप अगर 1000 लगा रहे हैं तो 1200 1200 आ रहे हैं। सो हाउ डज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर जिसने अभी स्टार्ट करना है और अगर वो डेवलपर खुद नहीं है, तो उसने ब्लीड भी करना है, उसने मार्केटिंग पे स्पेंड भी करना है और उसने डेवलपर्स को भी पे करना है। तो एग्जैक्टली। उसके लिए तो ये जो रिटर्न है ये 6 महीने से भी आगे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आरओआई मॉडल में काम करना बहुत टफ है। तो उनके लिए रिकमेंडेड यही है कि वो किसी कंपनी के साथ अटैच हों, वहाँ से एक्सपीरियंस लर्न करें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें और किसी ऐसे फ्रेश आइडिया पे काम करें कि जो आउटबर्स्ट हो। मतलब अभी वो टाइम नहीं है कि आप वही काम करें जो पहले लोगों ने किया हुआ है और आप एक्सपेक्ट करें कि मैं इसमें रैंक हो जाऊंगा या मुझे कोई इसका बेनिफिट। मतलब स्पैमिंग वर्क, रिडंडेंट स्पैमिंग का काम वर्क नहीं, नियर टू निल हो इनोवेटिव गया। आइडियाज पे इनोवेटिव आइडिया हो, कोई नई चीज़ हो, वो आपके बगैर इन्वेस्टमेंट के चल सकती है। ऑल्दो ये बहुत एक टफ चीज़ है कि आपने उसको स्टार्ट में थोड़े से पैसे तो आपको लगाने ही पड़ेंगे ताकि लोग देखें उसे। तो अभी इस वक्त आप भी यही कर रहे हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनोवेटिव हैं और उनका कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं है? जी बिल्कुल, हम अभी मोस्टली तो अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं, चल रहे हैं। उन्हीं की अपडेट्स हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट्स हैं। मेजर पोर्शन तो हमारा ही है। उसके साथ हम न्यू आइडियाज़ को हमेशा टेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत पीछे रह जाते हैं। हर रोज़ नया ट्रेंड आया होता है, तो आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहना होता है, ऐप्स में भी और गेम्स में। तो आप कंपनी में सिर्फ एप्स और गेम्स कर रहे हैं, बाकी क्या आप कर रहे हैं? हमारी साइड बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बट हम एक बेसिकली डिजिटल कंपनी है मोबाइल ऐप्स को लेके ही। जो हमारा मेजर चंक है वो हम इसी को ही फोकस कर रहे हैं और यही हमारा काम है। अभी आपके करंटली कितने एम्प्लॉयज होंगे? एम्प्लॉयज़ हमारे काफ़ी हैं, क्योंकि जब कोविड आया था तो उस वक्त हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी थी, लेकिन फिर वो चैलेंजेस ऑफिस के आगे तो हम लोगों ने रिमोटली हमारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक अच्छी है। 50 के करीब हम स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहे हैं, बट उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलपर्स हैं वो हमारे रिमोटली हैं। उनके साथ हम रिमोट टास्क बेस भी काम करते हैं और परमानेंट जॉब तो आप हाइब्रिड मॉडल पे काम हाइब्रिड करते हैं। मॉडल है। कुछ ऑफिस में हमारी ए टीम जो है वो 10 टू 15 पीपल जो है वो ऑफिस से काम कर रहे होते हैं और रेस्ट जो है वो हमारे रिमोट हमारे तो साथ है। हाउ डज द स्प्लिट वर्क? आपकी जो रिसोर्स फोर्स है वो किस तरह से डिवाइडेड है? डेवलपर्स कितने परसेंट हैं और उसके अलावा आप किस किस को आपने रखा हुआ है ऑन बोर्ड? इस तरह से है कि मोस्टली जो है वो टीम जो आउटसोर्स में भी है उसमें हमने टीम्स बनाई हुई हैं। मतलब एक डेवलपर है, उसके साथ हम डिज़ाइनर को अटैच कर देते हैं। एक डिज़ाइनर है, डिज़ाइन का काम क्योंकि एक बंदा ज़्यादा कर सकता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के एक डिज़ाइनर 2 डेवलपर्स के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह करके हमने एक मॉडल बनाया हुआ है कि हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा टोटली जो उनके साथ फ़ॉलो-अप होता है या वो होता है, वो टाइम बेस्ड नहीं है, ऑरली बेस पे हम इनकरेज नहीं कर रहे होते। टास्क बेस्ड है या एक टारगेट बेस्ड होता है। कौन सा टूल यूज़ करते हैं इसके लिए? उसमें बहुत से हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं स्लैक है और असाना।
ये यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अब प्रोजेक्ट असाइन करते हैं, फिर उनकी जो भी प्रोग्रेस होती है वो होती है। और असाना में आपने सेंट्रलाइज रखा हुआ है सारों को ऑन वन पेज, या आपने नहीं, अलग उसमें अलग चैनल्स प्रोजेक्ट्स? हैं, चैनल्स हैं ऑब्वियसली। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जिसका एक्सेस बाकियों को नहीं देते, तो वो कॉन्फिडेंशियल भी होते हैं बीच में, तो हम एक टीम को उन्हीं के प्रोजेक्ट से अटैच करते हैं विद चैनल। सो अ टीम इज वर्किंग ऑन वन ऐप और मल्टीपल ऐप्स? डिपेंड करता है, एक पे भी कर सकते हैं, मल्टीपल पे भी कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर कोई R&D का या नया प्रोजेक्ट है तो उस पर एक टीम एक एट अ टाइम एक ही चीज़ पे काम कर रही होती है। अगर अपडेट्स का काम है, पुराने किसी में आपने लेवल अपडेट्स कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, कोई बग फिक्सिंग कर रहे हैं, तो उसमें वो मल्टीपल को हैंडल कर सकता है। तो ये एप्स वर्सेस गेम्स, कहाँ पे जूस ज़्यादा है, कहाँ पे इनोवेशन का रूम ज़्यादा है, और कहाँ पे पैसा ज़्यादा है? ये ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। रोलर कोस्टर टाइप की चीज़ है। कभी ऐप्स ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, कभी गेम्स हो जाती हैं। 2018 से पहले गेम्स का ये मॉडल था कि आपने जस्ट गेम बनानी और पब्लिश करनी होती थी। उसमें बहुत सी बग वाली गेम भी रैंक हो जाती थी, और गूगल की मतलब उसमें कुछ फ्लॉ था, या उसने ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा की हुई थी। 2018 में एक ऐसी अपडेट आई कि जिसने सारी गेमिंग इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया, जिसमें बहुत बड़े-बड़े थे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो कि कोलैप्स कर गए। तो एकदम से सडनली रेवेन्यू ड्रॉप्स हो गए, डाउनलोड ड्रॉप हो गए। तो ऐसी अपडेट थी जिसमें रिलेटेड में या रैंकिंग का फैक्टर उन्होंने चेंज कर दिया था। अच्छा, तो ये जिसने अपनी कंपनी बनानी है, इसको पैसे कितने चाहिए होंगे, और वो कहाँ कहाँ पे उस पैसे को एलोकेट करेगा? देखिए, कंपनी बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो टीम के बारे में देखना पड़ेगा कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। अगर तो आपके इन रेफरेंस में कोई ऐसा बंदा है, या आप टीम मेंबर्स हैं जो मिलके कुछ कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है ऑन एवरेज। अदरवाइज अगर आप ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं, तो एक अच्छा डिज़ाइनर जो है वो अराउंड आपको कॉस्ट करता है 1 लाख PKR, और इसी तरह डेवलपर जो है वो भी अराउंड इतना कॉस्ट करता है। तो वो आपकी पर कॉस्ट जो मंथ? है पर मंथ, तो ये आपकी ब्लीडिंग कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है स्टार्ट में, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, सेटअप करते करते आपको टाइम लग जाएगा। तो रिकमेंडेड तो ये है कि आप किसी अ, ऐसे बंदों के साथ जाएं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ज़ीरो से आप स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि कोड अब बनाने पे आप आएंगे तो एटलीस्ट अच्छा कोड बनाने में आपको 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। तो तब तक आपके ये जो है फाइनेंशियल, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, इतना प्लान आपने किया हुआ है, फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। बट आप जब भी इस फील्ड में आए तो प्रॉपरली 6 महीने 1 साल का प्लान करके आए, क्योंकि अब वो मार्केट ऐसी नहीं है कि आपने आज ऐप गेम लॉन्च की और कल से आप जो है वो पैसे कमाना सो शुरू। लेट्स से हम प्लान बनाते हैं 1 साल का, तो हम लोगों की 2 लाख की तो सीधी सीधी कॉस्ट होगी। 1 लाख आपने डेवलपर का बताया था, और दूसरा 1 लाख आपने बताया था डिज़ाइनर। डिज़ाइनर का। तो इसके अलावा और क्या इसके कॉस्ट अलावा आएंगी? सिटिंग कॉस्ट है, आप कहाँ पे ले रहे हैं, ऑफिस वगैरह है, बेसिक चीज़ें। तो ऑन एवरेज आपका जो है वो बहुत कम भी अगर करें तो 3 लाख 4 लाख के करीब आपका पर मंथ एक्सपेंस आ सकता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप बिल्कुल बेसिक टीम से काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो गेम या ऐप बनाएंगे ही ऐसी जो किसी काम की नहीं होगी। तो अच्छी टीम के साथ आप कैरी ऑन करें, ये एक अच्छा स्टार्ट है। तकरीबन आप 3 से 4 लाख का बजट मंथली रखें और 1 साल का रखें, तो फिर आप जाके कर सकते हैं स्क्रैच से। वेयर एज इसका ईजिएस्ट वे आउट ये है कि आप खुद एक चीज़ को सीखें। इन्वेस्टर है तो वो किसी ऐसे बच्चे को ले लें जो पैशनेट है, जो काम करना चाहते हैं या उनकी स्किल सेट है, और वो एज ए उनको पार्टनर बीच में ले लें। बेसिक एक पे ले लें, बाकी उनको पार्टनर कर लें बीच में। तो इस तरह से वो एक वर्कआउट हो सकता है जिसमें आपको ऑफिस भी नहीं लेना पड़ेगा, इंडिविजुअली घर से वो कर सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो दैट्स अराउंड 40 to 48 lakhs, जो उसको एग्जैक्टली। शुरू में अपनी इक्विटी रखनी है 1 साल के लिए। एग्जैक्टली। एंड फॉर एग्जांपल वो या तो ये करेगा या तो वो पार्टनरशिप करेगा, दोनों में से जिस मॉडल में भी वो जाता है, व्हेन वुड ही स्टार्ट अर्निंग आजकल के हालात के मुताबिक? देखिए, अभी अगर आपका अकाउंट सेटअप है ऑलरेडी, पहला महीना आपका उसमें लग जाएगा उन चीज़ों में। अगर आपकी चीज़ें सेटअप हैं और आप स्टार्ट करते हैं, तो आप सेकंड मंथ से अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो आपका स्पेंड वर्सेस अर्निंग तो मैच नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप कुछ चंक्स कमाना शुरू कर देंगे। फिर उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अभी मतलब देखने में बहुत ग्लिटर लगेगा कि अभी से फ़ौरन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अभी लॉन्च करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ये 6 महीने में अपने पैसे पूरे करेगी, और वो पहले दूसरे महीने में ही रैंक हो जाती है ऑर्गेनिकली, और वो ट्रैफिक लेके आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे भी चांसेस हैं, बट वो हमेशा नहीं होता। वो फिर उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व ये होते हैं। ऑर्गेनिकली रैंक होने वाला सीन अभी भी गुड है, या इसमें अभी अभी इसके चैलेंजेस आ चांसेस गए हैं? बहुत कम हो गए हैं, रेशो बहुत कम है, बट स्टिल पॉसिबल है, रैंक हो जाती है, और हुई भी हैं बहुत सी गेम्स। और हाइपर कैजुअल टैप टैप टाइप की गेम्स हैं, अगर आप देखें iOS पे, एंड्रॉइड पे, तो वो गेम बहुत ज़्यादा सो पॉपुलर वर्क केस में उसको कितना अर्सा लगता है टू रिकवर देयर, अगर उसने 50 लाख लगा दिया है, तो क्या इसका आरओआई कितना बनता है? देखिए, इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर ये है कि अगर आप एक गेम करते हैं और आपने 6 महीने में उसको $100 पे पहुंचाया मंथली पे,
तो स्टिल आपकी अगर उसको सेल वैल्यू देखें तो वो $2,2500 की आपकी सेल हो जाती है और आपकी इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई होगी। तो मतलब स्कोप हमेशा है इसमें, आप उसको फ्लिप कर सकते हैं नहीं, 6 50 महीने लाख बाद। रुपए उसने लगा दिया अगर, हाँ तो जी। फिर तो कॉस्ट ज़्यादा है ना? जी, वो है, लेकिन अब देखें, अब ये तो नहीं कि पूरे साल में अगर 50 लाख लगाया तो उसने एक ही ऐप बनाई होगी। ऑब्वियसली उसने डेवलप किया होगा एक पोर्टफोलियो, 8 से 10 ऐप्स, गेम्स बना ली होगी। ओह! तो वो इस तरह से अगर वो $100 ईच पे लेके जा रहा है उसको, तो वो ईज़िली उनको 2000-2500 इस रेंज में बेच सकता है, और ऑल अकाउंट अगर $1000 बना रहा है तो वो 30,000-40,000 का बेच सकता है। अच्छा, तो जो ये ऐप डेवलपमेंट है, इसके लिए कोई स्किल सेट रिक्वायर्ड है या कोई मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास है वो भी इस फील्ड में आ सकता है, अर्न कर सकता है? क्योंकि आधा से ज़्यादा पाकिस्तान है, बट यंग एनर्जेटिक लोग हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई एजुकेशन भी पार्ट ज़रूरी है, स्किल सेट हो और आप इस पे कर बिल्कुल सकें? अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ऐसा है कि बहुत से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हैं, डिजी स्किल है और इस तरह की काफ़ी हैं जो सिखा रहे हैं। तो डिग्री तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे पास बच्चे आते हैं जिन्होंने बीएस कंप्यूटर साइंसेज़ या सॉफ्टवेयर में किया होता है, बट उनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। मतलब वो फ़ोटोशॉप या एक बेसिक सॉफ्टवेयर को भी यूज़ नहीं करना जानते होते, इतने डल होते हैं। व्हेयरएज़ कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो कि मैट्रिक पास हैं या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर है, लेकिन वो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं कि वो ऐसा-ऐसा काम कर रहे हैं जो 2 लाख 3 लाख सैलरी वाला बच्चा भी नहीं कर सकता। वो ऐसे काम प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। एक एवरेज ऐप डेवलपर की सैलरी इस टाइम मार्केट में कितनी है? अच्छा जो है डेवलपर है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख आपको कॉस्ट करता है, और ऑन एवरेज जो है 50,000 में भी आपको मिल जाएगा। और ये जो अभी आपने बताया है डेवलपर्स का और इनका, तो बेसिक टूल्स क्या हैं जो अगर किसी ने सीखने हैं, घर बैठ के खुद से लर्निंग करनी है, यूट्यूब से सीखना है, तो उसको कौन से बेसिक टूल्स के बारे में उसको अब नो हाउ होनी चाहिए? देखिए, फ्लटर आ गई है लैंग्वेज, गूगल की तरफ से है, वो हाइब्रिड है। उसमें हाइब्रिड से ये मुराद है कि वो आप एक दफ़ा कोड लिखेंगे, वो आप एंड्रॉइड पे भी कर सकते हैं, आईओएस पे भी कर सकते हैं। तो iOS जो है वो कंपैरिज़न टू एंड्रॉइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और वो आपको करनी चाहिए, उसमें अकाउंट होने के चांसेस कम होते हैं। तो फ्लटर जो है वो डार्ट लैंग्वेज के ऊपर लिखा जाता है, वो सीख सकते हैं। वो वो बच्चा सीख सकता है जिसको बेसिक लैंग्वेज की का कॉन्सेप्ट है, सी शार्प या सी प्लस प्लस के ऊपर काम किया हो तो वो कर सकता है। अगर आप गेमिंग की बात करें तो वो यूनिटी है। अगेन यूनिटी भी हाइब्रिड है, वो भी आप एंड्रॉइड पे भी कर सकते हैं और एक दफ़ा डेवलप करके उसको iOS पे भी पोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपकी सी शार्प यूज़ होती है। और इसी तरह अगर नेटिव आप करते हैं एंड्रॉइड में तो उसमें फिर जावा लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है, सिंटैक्स सेम होता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं बीच में। तो अगर आपको लैंग्वेज के ऊपर कॉन्सेप्ट है तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। इजीली मार्केट में ये फ्लटर लैंग्वेज और ये जिस तरह आपने जो सारी लैंग्वेजेस बोली, क्या मार्केट पे इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको मिल सकते हैं मार्केट से? देखें, इस टाइम भी हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हमेशा। रिसोर्सेज तो बहुत हैं, पर स्किल सेट वाला और राइट रिसोर्स जो है ना वो मार्केट में शॉर्टेज है उसकी। क्योंकि वो जो काम करने वाले बंदे हैं वो कहीं न कहीं एडजस्ट हुए हुए हैं और वो नहीं मिलते। बंदे बहुत हैं। आप आज करें तो 20-25 बंदों की सीवी डेली आपको आ रही होती है। लेकिन वो बंदे ऐसे हैं कि जिन जो सीखना चाहते हैं, विलिंग टू है, wanna be है, बट एक्चुअल में है नहीं। तो ये उसमें एक चैलेंज है। सो इट मीन्स देयर इज अ गैप ना, आप लोगों को एग्ज़ैक्टली। बंदा चाहिए, और वो जो बंदा आप लोगों को जिस स्किल सेट में चाहिए उस स्किल सेट को एस्पायर करने वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने क्या सीखना है टू अचीव दैट स्पेसिफिक स्किल सेट। तो क्विकली, मतलब ऑब्वियसली बात है, क्विकली तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जितना आप उसको ब्रीफ करके बता सकते हो कि क्या जर्नी है, अगर मैंने ये जॉब करनी है लेकिन मैं फ़िलहाल रेडी टू मार्केट नहीं हूँ, तो मुझे कौन-कौन से स्किल्स से शुरू करना है और कौन-कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो मैं मे बी सेल्फ लर्निंग से एक्वायर करके लैंड कर सकता हूँ जॉब? बिल्कुल, इसमें थोड़ा-सा मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ इसमें कि देखें, आपने अगर सीखना है, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है और हर बंदा जिसने कभी खुद काम भी नहीं किया हुआ वो भी एक स्पीच तैयार करके बैठा हुआ है और वो बेच रहा है उसको मंजन को। लेकिन उसमें ये है कि आपको अगर वाक़ई में सीखना है तो आप एक्चुअल में जो मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं जो काम कर रहे हैं आप उनसे सीखें। आप वहाँ जाएँ, वहाँ इंटर्नशिप करें, वहाँ आपको जॉब करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे जब इन्वॉल्व होंगे, एक्चुअल में प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आप सीखेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देता हूँ कि हम जब 2015-16 के स्टार्ट का टाइम था, उसमें हमने ऐप्स का काम स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हमारे पास ऑफ़िस में एक डेवलपर आया। अब वो खान साहब थे कहीं पेशावर वाली साइड से आए हुए थे, मर्दान साइड से। तो उनका स्किल सेट जावा पे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था इमरजेंसी का कोई। तो मुझे स्टिल याद है कि वो आए और उन्होंने कहा आप मुझे रख लें। तो हमने कहा हमारे पास तो वैकेंसी नहीं है जॉब की, हम आपको नहीं रख सकते। बट वो बज़िद थे कि मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, तो आप मुझे बस हायर कर लें, आप मुझे सिर्फ़ मेरा हॉस्टल का 6,000 खर्चा है, मुझे सिर्फ़ आप वो दे दें महीने का। मतलब उस टाइम भी सैलरी जो बेस थी, एंड्रॉइड डेवलपर हम 30-35 तक देते थे।
बट 6,000 हमें मतलब नहीं करना चाह रहे थे, बट वो बस रुक ही गए क्योंकि और कोई उन्हें शायद ऑप्शन नहीं थी, और रुक गए। हमने उन्हें हायर कर लिया, और मतलब पहले महीने में ही उनकी 15,000 हमने कर दिया क्योंकि उनको काम आता था, और वो बहुत मेहनती थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि विद इन 1 ईयर वो इतने माशाल्लाह ट्रेन हो गए कि वो, एक प्रोजेक्ट था हमारे पास कॉर्पोरेट का, उसने अकेले उसको हैंडल किया, बहुत अच्छा और सीनियर प्रोजेक्ट था। तो उसने वो जब अकेले हैंडल किया तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया बहुत अच्छा, और वो हमारे पास फिर 30-35 में 1 साल में जा चुका था। और उसकी मतलब हम लोग, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर उसको ट्रेनिंग देता है और वो एक मिडिल क्लास होता है, दरमियाने लेवल का होता है, कुछ स्केल बड़ा नहीं होता, तो उसमें उसका इंटरेक्शन ओनर के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो बंदा एक पैशन सीखता है, वो देखता है कि यार ये चीज़ ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने मतलब हमारे साथ बहुत अच्छा इन टच रहे। तो उनको जब ये इंस्पायरेशन मिली, वो करते करते कि उन्होंने स्विचिंग स्टार्ट की, और आज माशाल्लाह वो तकरीबन 2.5-3 लाख आराम से सैलरी पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। तो आज भी हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है तो हमारे साथ वो काम कर रहे होते हैं पार्ट टाइम में। तो मतलब कहने का ये है कि जिसकी जर्नी 6,000 से स्टार्ट हुई, वो एक्चुअल में किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके उसने काम किया, और उसने उससे सीखा, और वो उसकी इस तरह से जर्नी बनी कि आज वो माशाल्लाह एक अच्छी अर्निंग कमा रहा है। सो इससे इंसाइट ये निकलती है कि छोटे किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके मिनिमल सी पे आप अपने आप को बस अड़ाएं। बिल्कुल ऐसा है। आप जब तक प्रैक्टिकल माहौल में जाएंगे नहीं, आपको मार्केट के चैलेंजेस मीन्स नहीं आपको पता चलेंगे। स्किल सेट डेवलप करना एग्जैक्टली, चाहिए ताकि फिर आप और फिर अपना काम करें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक बीइंग एंटरप्रेन्योर, क्या वो बंदा जिसके पास स्किल सेट है वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, या स्किल सेट को हमेशा वो ड्राइविंग फोर्स नहीं बन सकता उस बंदे के लिए? देखें, जो एक डेवलपर है, अगर तो उसका इतना माइंडसेट है कि वो मार्केट के ट्रेंड्स को भी रीड कर सकता है और ये वो, बट जो मैंने देखा है उसमें ये है कि जब मैं भी कोडिंग करता था, तो कोडर जो होता है या डेवलपर होता है, उसका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो टुवर्ड्स अपनी डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, तो वो एक ब्रॉडर विजन को मिस कर देता है। तो इस वजह से अगर आप अच्छे डेवलपर हैं तो आपको किसी विजन वाले बंदे या किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच होना चाहिए जो मार्केट के ट्रेंड्स को देखता हो, समझता हो, तो फिर आप कर सकते हैं। बट ओवर टाइम अगर आप डेवलपर हैं और आप एक चीज़ बना सकते हैं, तो आपको हमेशा एक एज है कि आप खुद से एक चीज़ सोच के उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं और मार्केट में भेज सकते हैं, और आपको मतलब बेनिफिट उसका हो सकता है। इस टाइम मार्केट में कौन सी ऐसी चीज है जो आप बीइंग एंटरप्रेन्योर और आप बड़े से काम कर रहे हैं, एक यंग एंटरप्रेन्योर को क्या मशवरा देंगे कि आप किस ऐप डेवलपमेंट में जाएं, वेब डेवलपमेंट में जाएं, डिजिटल मार्केटिंग में जाएं, किस फील्ड में जाएं ताकि वो एक इमर्जिंग फील्ड हो और जिससे वो एक नए बिजनेस को स्टार्ट ले सके और वो एक अच्छी ग्रोथ ले सके? देखिए, अगर आप गेमिंग की बात करते हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें मतलब बहुत सी फील्ड मिक्स अप होती हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, अब एप्स गेम्स में भी मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है। ईएसओ एक फुल टाइम काम है जिसमें आप मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हो, गेम्स को प्रमोट करने के लिए उसकी ऐप डिस्क्रिप्शन और बहुत सी चीज़ें ऑप्टिमाइज करते हो, गेम गेम में चेंजेस करवाते हो। पहले ये होता था कि आप गेम का एक आइडिया सोचते थे, बना देते थे। अब डिज़ाइन ओरिएंटेड हो गए हैं, या ईएसओ ओरिएंटेड है कि मार्केट के ट्रेंड्स को रीड करके ईएसओ टीम आपको गाइड करती है कि यार इस तरह की चीज़ें हैं मार्केट में चल रही हैं, आप इससे रिलेटेड कोई आइडिया लेके आएँ और इस चीज़ को बनाएँ। और डेवलपर जो टीम है वो उसकी बेस के ऊपर काम करती है और फिर वो आगे से इस तरह से होता है। तो ईएसओ की बहुत सी जॉब्स हैं, आप उसको कर सकते हैं। सबसे ईज़ीएस्ट है, अगर आप मार्केटिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप उसमें परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका डिज़ाइनिंग की तरफ फोकस है तो आप डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं, उसमें मॉडलिंग की फील्ड है, फ्रंट एंड यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की है, वो भी अच्छी सैलरीज की है बीच में। और फर्दर ये कि अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं तो आप डेवलपर की फील्ड में आ सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन अपना स्किल सेट है, या आपको क्या चीज़ ज़्यादा ईज़िली आप उसको कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको, कोई ऐसा काम जो आप बहुत ज़्यादा देर कर सकते हैं और आप एंजॉय करें उसे करने में, तो आपको वो करना चाहिए। जो अभी हमें नज़र आ रहा है ओवरऑल, मेरा ख्याल है यूट्यूब हैज़ बिकम अ हब, नॉलेज हब है, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो ज़्यादातर कुछ भी सीखना होता है यूट्यूब पे चला जाता हूँ। इसके अलावा और भी है, कोर्सेरा है और मुख्तलिफ पेड एंड अनपेड लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें अपने टाइम से, व्हेन यू वर स्टार्टिंग अप, तो आई थिंक इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। क्या ये, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि यार इतनी ज़्यादा नॉलेज आ गई है कि हम कहीं पे टिक ही नहीं पा रहे हैं। रोज़ मैं एक आइडिया देखता हूँ, रोज़ मैं उसको फिर शाम तक फ्लैश आउट भी कर देता हूँ कि नहीं, इसमें तो एक्स वाई ज़ेड प्रॉब्लम्स भी हैं। बिल्कुल ऐसा है। अभी जो टाइम है, इसका हमारे टाइम के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपके पास गाइडेंस, मतलब जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि एक सिंगल सॉन्ग डाउनलोड करने में घंटा आधा घंटा लग जाता था 5 MB का। तो अब तो वो दौर नहीं है, अब तो आप कुछ भी सीखना चाहें आप इजीली सीख सकते हैं। हाँ, ये है कि जिस तरह से चीज़ें आती हैं तो उसमें मिसगाइडिंग भी बहुत सी है, आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं, लेकिन स्टिल अगर आप
एक चीज़ में फोकस्ड हैं, तो आप अगर 10 वीडियोस दिन की देख रहे हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो उसमें से आपको अगर 2-3 भी काम की मिल गई तो आपका काम हो जाता है। प्लस इसमें ये है कि एआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। जैसा चैट जीपीटी, अब तो बहुत से ऐप्स के सोर्स कोड्स की हेल्प भी, आप एक पूरा कोड लिखवा सकते हैं उससे। मतलब एक पूरा सेक्शन आप बिल्ड करने या बैठे हैं, तो आपको जब बनाना पड़ेगा खुद से, तो वो एक मतलब रीइन्वेंट द व्हील वाली बात है कि आप बार-बार वही चीज़ कोड लिख रहे हैं। लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, वो आप बार-बार आप लिख रहे हैं, आप वही कोड चैट जीपीटी से लिखवा लें, वो क्विकली आपको बना के देगा और आप उससे आपने स्टार्ट कर दें। एआई का जिक्र किया और चैट जीपीटी का, ये बड़े टूल्स हैं जो इस टाइम बड़े कॉमनली वर्ल्ड वाइडली और हर जगह टॉक ऑफ द टाउन है। वो आप क्या समझते हैं कि विद इन द एआई एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए या एक यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फील्ड में कैसे आ सकता है और कैसे अपने आप को आगे लेके चल सकता है? और आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज एआई, और एआई को बीइंग द डेवलपर और बीइंग द कंपनी ओनर आप एआई को अपने डेली यूज में कैसे यूज कर रहे हैं और कितनी हेल्पफुल है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ वर्किंग? देखिए, एआई जो है उसने तो हर फील्ड में आसानियाँ कर दी हैं, और इसी तरह ऐप्स और गेम्स में भी बहुत आसानी है। फॉर एग्जांपल, एआई से अब इमेजेस भी क्रिएट होते हैं, तो आप वो जो इमेजेस थे जो हम बनाने में, हो सकता है हम पूरे-पूरे दिन में 6 से 7 इमेजेस बनाएँ, रेंडर्स, जो स्क्रीनशॉट्स होते थे, वो अब जो है एआई की मदद से आप क्विकली बना सकते हैं। जस्ट आपने स्क्रिप्ट लिखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे चाहिए, वो आपको फ़ौरन से बना के दे देता है। तो एआई ने हर फील्ड में हेल्प आउट किया है, ये ऐप्स और गेम्स में भी किया है। सिमिलरली एएसओ में बहुत हेल्प आउट करता है, आइडियाज़ जनरेशन में बहुत हेल्प आउट करता है, कोड लिखने में आपको हेल्प करता है, मतलब आपको इमेजेस भी दे रहा है, आपको हर चीज़ में हेल्प आउट कर रहा है। तो एआई से आपका काम काफ़ी हद तक आसान हुआ है, और आप चाहें तो आप मतलब उसमें परस्यू कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। और डेवलपर्स कोड भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली एंड टू एंड मेरे पास एक अच्छा आइडिया है और मुझे लगता है इसकी ऐप बनानी चाहिए। तो मैं जाके एआई पे उसकी रेलेवेंट स्क्रिप्ट्स बनाऊँगा और उससे मैं पूरा कोड और सब कुछ बना सकता हूँ। देखें, 100% तो अभी मैच्योर नहीं हुई सारी मार्केट, लेकिन आप हेल्प आउट ज़रूर ले सकते हैं। आप एटलीस्ट अगर 30-40% भी हेल्प आपकी यही कर रही है, तो वो आपके लिए बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक आइडिया लिखें कि वो आपको पूरी यूट्यूब की कॉपी बना के दे देगा, बट वो चंक्स ऑफ कोड आपको लिख के दे देगा, जिसको आप यूज़ करके अपने कोड को स्पीड अप कर सकते हैं। इवेंचुअली यूज़ करने के लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग आपको आनी चाहिए एट दिस स्टेज। हो सकता है अभी हम 2024 में, 2025 में, या मे बी 1-2 ईयर्स में ऐसी कोई इनोवेशन आ जाए कि आप कंप्लीटली हर चीज़ उससे बनवा सकें। मतलब एआई इतनी क्विकली रेवोल्यूशनाइज़ कर रही है कि आपको अब जो क्या है, लगता है एआई के थ्रू कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी जॉब्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, या इंडस्ट्री पे वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है रुथलेस होती है, जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तो बेसिकली वो बहुत से लोगों को अपने बैक एंड और आप टू टू अपडेट रहना पड़ता है अगर आपने सिस्टम के साथ आगे आगे चलना है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई ने जॉब्स बिल्कुल मार्केट में ख़त्म कर दी हैं फॉर ह्यूमंस? देखिए, एआई ने बहुत सी चीज़ों को स्किल किया है, जिसमें से डिज़ाइनिंग की मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, डिज़ाइनिंग मतलब हर फील्ड में से ना कुछ-कुछ पोर्शन वो खा गया। कंटेंट राइटिंग को तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि अब लेटर लिखना हो, ईमेल लिखनी हो, आपके लिए बहुत आसान है कि आप बहुत प्रोफेशनली उसको लिख सकते हैं क्विकली। नॉट जस्ट दिस, उसके अलावा भी आप हर फील्ड में, जैसा कोडिंग है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपको 4 डेवलपर 5 चाहिए होते थे, अब कम होगी क्वांटिटी। इसी तरह डिज़ाइनिंग ज़्यादा चाहिए, कम होगी। तो आने वाले टाइम में मज़ीद डिपेंडेंसी एआई के ऊपर होगी। तो एआई के साथ इन टच रहना एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ायदा देगा। टू समराइज़, अगर एक एआई की भी मदद ले रहा है बच्चा अपस्किल करने के लिए, वो कोडिंग भी सीख रहा है। आई टेक इट फ्रॉम अ स्क्रैच कि अब एक लड़का है, उसको थोड़ी बहुत मे बी उसने सिर्फ सी प्लस प्लस पढ़ी है, और वो भी जिस तरह से सही लेवल पे टच कराई जाती है इंस्टीट्यूशंस में, बस उसने उस हद तक पढ़ ली है। कितना टाइम लगेगा उसको इतना अपस्किल होने में कि वो कहीं पे जाके एक जॉब लैंड कर सके, जिससे फिर वो आगे फर्दर अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग को इन्हांस करके आगे अपनी जर्नी को ले सके? ये बच्चे पे डिपेंड करता है। देखिए, हर बच्चे का अपना फ़ोकस एरिया होता है, अपना स्किल सेट होता है। कुछ बच्चे बहुत क्विकली चीज़ को कर लेते हैं, और वो बहुत क्विकली फिर अपनी फ़ील्ड में चले जाते हैं। तो उसमें यही है, जो जिन लोगों का कोडिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, वो कोडिंग को ही परस्यू करें, और जो डिज़ाइनिंग की तरफ है, उनको कोडिंग में नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि वो उसको नहीं कर सकते। फिर उनके लिए उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है। ऑब्वियसली मतलब एक बच्चे का माइंड गेमिंग में, ऐप्स में ज़्यादा चलता है, तो ऐप्स की तरफ चला जाए, कोडिंग में ज़्यादा चलता है, कोडिंग में चला जाए। तो इस तरह अपनी-अपनी फ़ील्ड आप चूज़ करें, तो आप क्विकली उसको कर मैं तो सकते ऐसे हैं। देखता हूँ कि मेरा गेम खेलने का बहुत दिल करता है। तो हाँ, तो हाउ डू ये आई डिसाइड कि मैंने गेम गेम डेवलपमेंट में जाना है या हाँ, ये अच्छी चीज़ है। इसमें ये है कि आप अगर गेमिंग को देखते हैं, आपको आइडियाज़ जनरेशन में या ट्रेंड्स का पता होगा, तो आप ऑब्वियसली ट्रेंड्स
डिस्कस करके आपके पास अगर ये टीम है या किसी भी टीम के साथ आप उसको कोलैब करके आप बनवा सकते हैं गेम को और आप आई उसमें थिंक जिसको गेम खेलने का बहुत शौक है, इस तरह की इससे रिलेटेड भी जॉब्स होती हैं मार्केट में, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस। जो गेमिंग स्टूडियोज हैं, आई थिंक वो बंदे हायर करते हैं ऐसे जो उनको गेमिंग को टेस्ट करते हैं क्यूए और के लिए देखते हैं। टीम्स होती हैं, क्यूए के लिए टीम्स होती हैं जो प्रॉपर्ली गेम देखते हैं, उसको फेल करने की कोशिश करते हैं या कोशिश करते हैं इसमें कोई बैक पॉइंट कर लें और ये वो। दूसरा आपको देखिए इस फील्ड में क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि इस फील्ड में क्या आगे फ्यूचर स्कोप है। सबसे बेहतर इसमें ये है कि ये पाकिस्तान में अब गूगल की सपोर्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है, इवेंट्स हो रहे हैं, अकेडमीज़ वो इस तरह की कर रहे हैं। गूगल अकेडमी एक प्रोजेक्ट है उनका जिसमें वो सेमिनार्स करते हैं, गेट टुगेदर होता है, वेबिनार्स हो रहे हैं, जिसमें वो एक तो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। फिर उसमें मार्केट ट्रेंड्स को शेयर करते हैं और अब तो ये चीज़ आ गई है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे नाम हैं, हेज़ल मोबाइल है, गेमिंग स्टॉर्म स्टूडियोज़ हैं, वो साउथ एशिया में टॉप गेम डेवलपर्स हैं। मतलब अगर आप देखें चाइना और इस सारे रीजन में नंबर ऑफ डाउनलोड्स में उनकी कुछ गेम्स ऐसी हैं जो 50 मिलियन को क्रॉस कर गई हैं, 100 मिलियन प्लस भी उनकी गेम्स हैं। मतलब वो ऐसी चीज़ थी जो कभी पाकिस्तानियों ने अचीव नहीं की इससे पहले। तो ये 2023-2024 एक ऐसा टाइम है जिसमें गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऐसी इवॉल्व हुई है कि अब वो अ, बहुत मार्केट लीडर बनने की तरफ जा रही है। ऑल्दो हम लोग नंबर 1 तो शायद अभी ना आ सकें क्योंकि उसमें बहुत टाइम है, लेकिन टॉप 10 में पाकिस्तान अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब है अभी भी और उम्मीद है कि ये मतलब एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में भी और ग्रोथ में भी। अच्छा, सो हमने ये सब बातें की हैं। अब लेट्स टेक अ फ्रेश ग्रेजुएट। मैं भी जब फ्रेश ग्रेजुएट था तो मेरे पास भी बड़ी अनसर्टेनिटीज थी कि कौन सी इंडस्ट्री में जाऊँ, क्या करूँ, जॉब करनी है, क्या करना है। तो एक फ्रेश ग्रेजुएट है, उसने हल्की-फुल्की प्रोग्रामिंग भी टच कर ली, उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी सीख लीं। ओवर द कोर्स ऑफ 4 इयर्स काफ़ी कुछ सिखाया जाता है इंजीनियरिंग में भी और बाकी कोर्सेज़ जितने भी होते हैं। तो अब उसको डिसाइड ये करना है कि उसने कौन-सी इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें चाहती हैं टाइम। उसके पास टूल्स आ गए, आपने बताया कोडिंग भी उसने हल्की-फुल्की सीख ली और उसके अलावा वो चैट जीपीटी से भी हेल्प ले लेगा और एआई के टूल्स भी हैं जिनसे वो हेल्प ले सकता है। अब डिसाइड ये करना है कि उसने अपना अगला 1-2 साल कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जिसके बाद फिर वो अपने फ्यूचर को कहाँ शेप करेगा, कौन-सी इंडस्ट्री पे जाना है। हाउ डू यू कंपेयर दिस इंडस्ट्री वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट वर्सेस अदर इंडस्ट्रीज़, जिससे आपने ई-कॉमर्स पे तो टच भी किया थोड़ा बहुत। बट आई वांट इट टू बी अ लिटिल समराइज्ड कि कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ में क्या प्लस माइनसेस हैं एज़ कंपेयर टू योर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, जिससे वो ये देख सके कि उसने क्या इस इंडस्ट्री में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए एक फ्रेश ग्रेजुएट को, या लेट्स से उसको कोई और इंडस्ट्री को परस्यू करना चाहिए। उसके लिए देखें अगेन वही चीज़ है कि बच्चा जो भी है उसको चाहिए कि जब वो एजुकेशन अभी कर रहा है तो उसमें इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी आ गई हैं। तो उसको चाहिए कि वो इंटर्नशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करे, किसी अच्छे स्ट्रक्चर में करे। अब जो भी अच्छी कंपनीज हैं वो आपको रोटेशनल देती हैं इंटर्नशिप। पुराना दौर होता था जिसमें आपको साइड पे रखा जाता था, आजकल आपका पूरा एक रोस्टर बनता है, आपको पूरी एक गाइडेंस मिलती है कि आपको हर डिपार्टमेंट में वो शफल करते हैं। तो आपको कोडिंग में शफल करेंगे, इंटरेस्ट भी आपसे पूछेंगे कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, तो वो आपको एक फ्लो दे देंगे। अच्छी किसी भी आप कॉर्पोरेट में चले जाएँ, किसी भी गेमिंग स्टूडियो में चले जाएँ, वो आपको डिज़ाइनिंग का भी नो हाउ दे देंगे, आपको स्क्रिप्ट्स वगैरह कोडिंग की तरफ भी ले आएँगे। तो वहाँ से आप एजुकेशन के साथ अगर परस्यू करेंगे तो आप साल एक का एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा, तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा डिसाइड करना। क्योंकि उस वक़्त आप सारी चीज़ को प्रैक्टिकली देख चुके होंगे। मसला ये आता है कि आपके पास गाइडेंस नहीं होती क्योंकि आप खुद भी थोड़ा-सा लैग कर रहे होते हैं। आप एक्चुअल में किसी फ़िज़िकल जगह या एक्चुअल में किसी प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में काम नहीं किया होता आपने। जब आप उसपे करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। आप अगर 2 महीने, 3 महीने भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा, तो आप उस फ़ील्ड में ना जाएँ और आप अपनी ही जहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं उसमें आप शफ़ल कर लें, दूसरे किसी डिपार्टमेंट में चले जाएँ। ये गेमिंग स्टूडियो की जस्ट बात है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो गेमिंग के साथ वेब को भी देख रहे हैं, उनके ई-कॉमर्स के भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप जब ऐसी किसी कंपनी बड़ी में जाएँगे, शफलिंग कर लें क्योंकि इंटर्नशिप आपका पैसा तो मकसद नहीं है, तो आप उस टाइम पे क्विक स्विचिंग कर सकते हैं कि आप देखें कौन-सी फ़ील्ड बहुत सी फ़ील्ड्स को आप टेस्ट करें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गाइडेंस से समझ नहीं आएगी। बताने से आपको बहुत से ऑनलाइन देख लें, लोग गाइड भी कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में जब आपको क्या चीज़ पसंद है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली बीच में जाके ही पता चलेगी। तो ये मेरी अगेन रिकमेंडेशन है कि स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टर को भी ये चाहिए कि जस्ट वो एकदम से ब्लाइंडली पैसा ना फेंक दे। इसी तरह जो नया बच्चा है, वो डायरेक्टली कोई काम खुद से स्टार्ट ना करे क्योंकि उसे गाइडेंस नहीं है। तो उसको चाहिए कि पहले वो सीखे, सीख के फिर प्रॉपर्ली करे। सीखे और देन दुनिया उनकी है,
क्योंकि उसमें कोई एंडलेस कोई लिमिट तो है नहीं, तो इंटरनेशनल मार्केट है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब एक बच्चा किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटर्नशिप कर ले या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में चला जाए तो फिर वो उसी इंडस्ट्री का बेसिकली उसको टैग कर दिया जाता है कि ये तो इस इंडस्ट्री का बंदा है, ये इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास आज ई कॉमर्स का कोई लड़का आता है जिसने ई कॉमर्स में साल लगाया मगर उसको समझ नहीं आई, अब वो आपको कहता है यार मैंने तो अब ना गेमिंग ट्राई करनी है, तो आप भी थोड़े स्केप्टिकल होंगे कि यार ये तो मतलब बिल्कुल हमारी सही बात इंडस्ट्री का है, बंदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आपने ई कॉमर्स किया और आप 2 साल ई कॉमर्स ही करते रहे और अब आप कह रहे हो कि आपको मज़ा नहीं आ रहा। ऑब्वियसली जो इंटर्नशिप है वो 3 महीने की होगी। 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने आप करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 साल, 3 साल अपना करियर उसमें लगाएँ और फिर आप सोचें कि यार नहीं, ये तो मेरे लिए तो सही यू है। आर बेसिकली इनकरेजिंग कि बच्चे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में जाके फ्लेवर लें और फिर डिसाइड करें कि उन्होंने किस एग्ज़ैक्टली, इंडस्ट्री में जाना है। एग्ज़ैक्टली। मतलब आप बेशक 1 महीना लगा लें, 2 महीने, 3 महीने काम कर लें प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ना सुनें, लेकिन आप एक्चुअल में डिसाइड करें बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट। आपका ये पॉइंट है कि आप स्किल सेट डेवलप करने के लिए फर्स्ट आप जॉब करें और उससे स्किल सेट डेवलप करें और डिफाइन करें कि मेरा स्किल सेट क्या है और उसको पॉलिश करें, और उसको पॉलिश करने के बाद अपने एंटरप्रेन्योरशिप वाले एरा में आए और उसको डेवलप करते हुए एग्ज़ैक्टली, आप अपनी बिजनेस भी स्टैब्लिश करें। और या देख सकते हैं कि बीइंग दी लीडिंग क्वालिटीज, अगर आपके अंदर लीडिंग क्वालिटी है ज़्यादा, तो आप लीड करते हुए एक बिजनेस को भी लीड कर सकते हैं और या अपने स्किल सेट को एनहांस करते हैं। बट बीइंग स्ट्रक्चर करने के लिए और क्या इंडस्ट्री में चल रहा है उसके लिए वो शुरू में स्किल सेट ऑनलाइन भी सीखे और अपने आप को जॉब या इंटर्नशिप की तरह एग्ज़ैक्टली यही मेरा पॉइंट है। क्योंकि देखें, आप अगर ब्लाइंडली किसी भी फील्ड में जाएँगे, आपको नॉलेज नहीं है, आप उसमें मार खाएँगे। तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप उस चीज़ को सीख लें, बेसिक्स आपको पता हो, तो फिर आप उसमें परस्यू कर सकते हैं। जी मुदस्सिर, फिर क्या समराइज करते हैं आज आई के थिंक सारे मेरा ये पॉडकास्ट? ख्याल है कि एज एन इंडस्ट्री तो हमें समझ आ रही है, पोटेंशियल तो आपने बताया काफ़ी ज़्यादा है एंड वी डू सी के गेमिंग में नंबर्स आर गोइंग वेरी रैपिडली अप। मेरा ख्याल है अगेन आपके जो बातों से मुझे समझ आया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका अपना इंटरेस्ट कहाँ पे है, दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम योर जर्नी एज वेल, और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फिर मुख्तलिफ जगहों पर ट्राई आउट करें। ट्राई आउट करने से नहीं डरना चाहिए लोगों को। आई थिंक इट्स हाई टाइम के इवन एम्प्लॉयर्स शुड बी इनकरेजिंग पीपल टू ट्राई डिफरेंट इंडस्ट्रीज स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर, क्योंकि हम जब अपने करियर के स्टार्ट में थे तो हमें तो ये बड़ा पुशबैक मिलता था कि यार ये तो टिक के काम ही नहीं करता और ये तो एक जगह पे टिकना है 10 कम से कम 5 साल एक जगह पे लगाओ फिर कहीं और जाओ। और ऐसा ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी स्किल सेट में जाएं या कुछ करें और अपने अंदर ट्राई टू अंडरस्टैंड जो इनर आपके अंदर फीलिंग है वो कौन सी स्किल सेट की है, उसको डेवलप करें। और कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी चीज़ करना है तो उसके कंसिस्टेंट होकर करना है, उससे डिमोरलाइज नहीं होना और उस पर करते रहना, तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस वन डे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लोजिंग नोट इस पे मैं ये देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएँ, तो उसमें आप उसको टाइम दें, सिंसियरिटी के साथ, एक्सपेक्ट उससे बहुत अर्ली ना करें, उसमें एफर्ट करें, मेहनत पुट करें और फिर हार्ड वर्क के बाद आप उसको ऑटोमेटिकली आप ऐसी पोजीशन पे चले जाएँगे कि आप अच्छा कमा रहे होंगे। और दूसरा, आप कोडिंग में भी जाते हैं, जो पुराना दौर था उसमें आप पीएचपी अगर सीख रहे हैं, तो वो पीएचपी साल 2 साल तक पीएचपी का ही डेवलपर होता है। आजकल इतना क्विकली इवॉल्व हो रहा है कि आपको क्विकली चेंजेस लेके आनी होती हैं। आज मतलब फ्लटर अगर आप देखें तो 2 साल पहले किसी को पता ही नहीं था कि फ्लटर क्या चीज़ है। अभी वो एक ऐप डेवलप हुई, अभी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ऐसी लैंग्वेजेज़ आ रही हैं कि वो इतना क्विकली है कि आपको आज आप फ्लटर के डेवलपर हैं, कल आप किसी और के होंगे, कल किसी और नई टेक्नोलॉजी के होंगे। तो इसी तरह से ये आपको साथ के साथ अपग्रेड रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है आप मार्केट के साथ इन टच रहें और अच्छी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो ये मेरी समराइज़ है। थैंक यू वेरी मच नासिर साहब फॉर योर टाइम। इसमें बड़ा हमें सीखने को मिला, पता चला इंडस्ट्रीज क्या काम कर रही हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐप इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री और जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो किस तरह चल रही हैं और किस तरह इंसान को काम करना चाहिए और एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, जॉब करना क्यों ज़रूरी है, किस तरह आप अपने लाइफ में एक्सेल करते हुए आगे चल सकते हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड। तो सर अगर आपका कोई पॉइंट है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हम इनको भी दोबारा बुला सकते हैं और मज़ीद और गेस्ट भी आएंगे। अपने क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट करें, वी वुड बी लुकिंग एट देम और हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उनको एड्रेस करें और उससे रेलिवेंट और भी कोई गेस्ट बुलाएं जो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच।